हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं और ये लेक्चर पीटी 360 कोर्स का पार्ट है। आप वेबसाइट विजिट करोगे तो आपको ये कोर्स यहाँ पर मिल जाएगा। सो दिस इज़ आवर वेबसाइट synopsisis.com। यहाँ पर आप जाओगे तो होम पेज पर ही पीटी 360 का कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसमें जो भी डिटेल्स हैं आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो पिछले 5 साल के करंट अफेयर्स इसका पार्ट है। तो जितने भी करंट अफेयर्स रहते हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे PDF जिसको भी चाहिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है 1993 एंड 1996 इंडिया चाइना अग्रीमेंट्स। तो ये दो अग्रीमेंट्स हुए थे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं 1993 अग्रीमेंट क्या था। तो इंडिया चाइना ने बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अग्रीमेंट, ये अग्रीमेंट साइन किया था 1993 सितंबर में। और इन्होंने कहा था कि हम लोग म्यूचुअल बॉर्डर में एक पीस मेंटेन करके रखेंगे, एक स्टेटस को मेंटेन करके रखेंगे। और इसके बाद ये इवेंचुअल बाउंड्री सेटलमेंट चला था। तो अगर कुछ भी इश्यूज़ होते हैं या आपको जैसे ट्रूप्स हैं, बहुत ज़्यादा ट्रूप्स यहाँ पर नहीं रहेंगे बॉर्डर्स पे और हम लोग पीस मेंटेन करके रखेंगे, तो ये सब चीज़ें आती हैं इस अग्रीमेंट में। तो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है बेसिकली बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए इन दोनों ही पार्टीज़ के बीच में, मतलब इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर सिक्योरिटी ये प्रोवाइड करेगा अनटिल एक फाइनल बॉर्डर का डिमार्केशन नहीं हो जाता, कि फाइनल डिटर्मिनेशन नहीं हो जाता कि हाँ ये आपका डिमार्केशन है, यहाँ से ये आपकी लाइन है और ये यहाँ से है। तो पार्टीज़ ने अग्री किया था कि हम लोग मिनिमम मिलिट्री फोर्सेस रखेंगे अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो LAC जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके आसपास हम मिलिट्री फोर्सेस जो है बहुत ही मिनिमम लेवल पर रखेंगे। और साथ ही साथ ट्रूप्स भी जितने भी हैं उनको भी हम रिड्यूस करेंगे, और जितने भी ट्रूप्स रहेंगे वो भी आपस में फ्रेंडली रिलेशंस बना के रखेंगे। और जो ट्रूप्स हैं कि वो मिनिमम है या नहीं है, तो उस चीज़ के लिए आप आके इनविटेशन लेके और आप आके हमारे यहाँ पर चेक कर सकते हो वो चीज़। तो यहाँ पर ये सब चीज़ों के बारे में बात की गई थी। फिर एक और 1996 में एक और बात ये थी, ये वाला जो पॉइंट है ये 1996 में बेसिकली आया था, बट स्टार्ट यहाँ से हो गया था कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो है वो भी कैरी आउट किए जाएंगे LAC कंट्रोल के आसपास। और अगर मान लो किसी को भी कोई मिलिट्री एक्सरसाइज करनी है दोनों में से किसी पार्टीज़ को नियर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो वो भी परमिटेड थी कि आप पहले एक नोटिफिकेशन हमें दे दोगे कि हम लोग यहाँ पर ये मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो भी परमिट की जाएगी इस अग्रीमेंट के अंडर। तो 1996 अग्रीमेंट इसी बारे में प्रोवाइड करता है। ये अग्रीमेंट है द अग्रीमेंट ऑन मिलिट्री कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, ठीक है। और ये अग्रीमेंट 1993 बॉर्डर अग्रीमेंट के बाद ही आया था कि डिस्क्लोजर किया जाएगा अगर कोई भी लोग के आपने बॉर्डर एक्सरसाइज कर रहे हो, कोई भी पार्टी कर रही है, तो वो चीज़ का मिलिट्री डिस्क्लोजर किया जाएगा। और साथ ही साथ बॉर्डर एरियाज़ में ट्रूप्स का भी रिडक्शन किया जाएगा। और ट्रूप्स कितने हैं एक दूसरे की टेरिटरी में अगर आप देखना चाहते हो तो इनविटेशन लेके आप आके इंस्पेक्ट कर सकते हो ट्रूप मूवमेंट्स। और दोनों ही साइड्स ने अग्री किया था कि हम लोग मिलिट्री फोर्सेस अपनी अपनी रिड्यूस करेंगे, लिमिट करेंगे अपने अपने म्यूचुअली अग्रीड जोग्राफिकल जोन्स में, जो कि LAC के आसपास के एरियाज़ हैं। तो यहाँ पर ये भी बात की गई थी कि जितने भी आर्मामेंट्स हैं, जो मेजर कैटेगरी आर्मामेंट्स के, उसको भी हम लोग कम करेंगे या फिर लिमिट करेंगे। और एक और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि कोई भी साइड ओपन फायर नहीं करेगी, शैल नॉट कॉज बायोडिग्रेडेशन, हैजार्डस केमिकल्स यूज़ नहीं करेगी, ब्लास्ट ऑपरेशंस कंडक्ट नहीं करेगी, और गन्स के साथ या एक्सप्लोजिव्स के साथ 2 किलोमीटर के अंडर जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के विदिन 2 किलोमीटर्स में कोई भी ये गन्स और एक्सप्लोजिव वगैरह यूज़ नहीं होंगे। न्यूज़ कंटेक्स्ट का ये था कि अभी इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था, तो उसमें इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने 1993 और 1996 का ये जो बॉर्डर एग्रीमेंट था जो कि इंडिया चाइना के एक्शंस को अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल गवर्न कर रहा था, उसके बारे में बात की थी, वो मेंशन किया उन्होंने। तो उन्होंने कहा था कि LAC के आसपास आपको मिनिमम लेवल पे रखने पड़ेंगे अपनी फोर्सेस, तो ट्रूप्स को कम करने के बारे में बात की थी। तो यहाँ पर वही मेंशन किया गया था, इसी वजह से टॉपिक न्यूज़ में था। नेक्स्ट टॉपिक है बेका, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। देखो इस लेक्चर में ना मोस्टली हम लोग जितने भी टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं ना वो सारे मिलिट्री से रिलेटेड है। तो बेका आप इस चीज़ में याद रख सकते हो कि एक ऐसी लड़की थी जिसने इंडिया और USA के बीच में मीडिएट कर रही थी फॉर मिलिट्री टेक्नोलॉजिकली जितनी भी चीज़ें आती हैं उसके रिलेटेड, या फिर जियो स्पेशल। तो इन एरियाज़ में ये जो लड़की थी बेका,
और ये इंडिया और यूएसए के बीच में एक मीडिएटर का काम कर रही थी। पहले ये इधर जाती है, ये काम करती है बेका, फिर उधर जाती है, उनको बताती है कि ऐसा ऐसा सिस्टम चल रहा है, तो दोनों के बीच में अपना पैक्ट्स करा रही है। तो अब पढ़ते हैं कि बेका क्या है। तो बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन अग्रीमेंट, नाम से आपको पता लगना चाहिए कि एक एक्सचेंज कोऑपरेशन अग्रीमेंट चल रहा है ये, ठीक है, मिलिट्री कोऑपरेशन। तो एक फंडामेंटल पैक्ट है बिटवीन इंडिया यूएस रिगार्डिंग डीप मिलिट्री कोऑपरेशन। 2020 में साइन किया गया था ड्यूरिंग थर्ड राउंड ऑफ 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग। इंडिया और यूएस के बीच में डायलॉग हुआ था। तो फंडामेंटल पैक्ट्स या फिर अग्रीमेंट्स जितने भी रहते हैं वो एक ग्राउंड वर्क बिल्ड करना का प्रोवाइड करते हैं, और दोनों ही पार्टीज़ के बीच में जो भी मिलिट्रीज़ हैं उनके बीच में इंटर ऑपरेबिलिटी प्रमोट करते हैं एक कॉमन स्टैंडर्ड और सिस्टम्स के साथ। साथ ही साथ जितनी भी हाई एंड टेक्नोलॉजीज़ हैं उसका सेल ट्रांसफ़र के बारे में बात करते हैं। और भी जो फंडामेंटल पैक्ट साइन किए गए हैं उनमें से हैं, जैसे 2002 में साइन किया गया था जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट, और जो कि एक इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स जो कि 2019 में साइन किया गया था, उसका एक एक्सटेंशन है। और उसके बाद 2016 में लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम अग्रीमेंट साइन किया गया था। फिर 2018 में कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अग्रीमेंट साइन किया गया था। हम आगे पढ़ेंगे, कॉम का सब पढ़ेंगे हम आगे। तो बेका जो है, वो जो लड़की है जो इधर उधर पैक्ट्स करा रही है इंडिया और यूएस के बीच में, वो इस चीज़ के लिए भी अलाउ करती है कि एक एक्सपैंडेड जियो स्पेशल इन्फॉर्मेशन जो कि आर्म्ड फोर्सेस के बीच में शेयर होगी। जियो स्पेशल इन्फॉर्मेशन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि आगे जाके इंडिया को इस रिस्पेक्ट में भी हेल्प करेगा कि चाइना के मूवमेंट्स ट्रैक करने पर इंडियन ओशन रीजन्स में या इस रिलेशन में इंडिया को ये हेल्प कर सकता है। तो जियो स्पेशल इन्फॉर्मेशन एक्सपेंशन काफ़ी अच्छी हेल्प कर सकता है इंडिया को। तो यहाँ पर उसी के बीच में बात की गई थी कि आर्म्ड फोर्सेस में हम ये इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। जियो स्पेशल इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करता है जैसे मैप्स, चार्ट्स, कमर्शियल और बाकी जितनी भी अनक्लासिफाइड इमेजरी है, या फिर जियोडेटिक, जियो फिजिकल, जियो मैग्नेटिक और ग्रेविटी डेटा, ये सब चीज़ें शेयर की जाएंगी। और भी बाकी जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गए या फिर पब्लिकेशंस हैं, मटेरियल्स हैं प्रिंटेड या फिर डिजिटल फॉर्मेट में, या फिर म्यूचुअल टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करना, तो यही सब है बेसिकली इसमें, ठीक है। तो न्यूज़ कंटेक्स्ट इसका ये था कि ये जो अग्रीमेंट था ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी इंडिया और यूएस के बीच में। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो इंडिया और यूएस के बीच में हुई थी उसका क्या नाम है ये हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। तो इफ़ यू नो द नेम आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे ये बताना। नेक्स्ट है जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट। अगेन ये सेम चीज़ भी मिलिट्री अग्रीमेंट प्रोवाइड कर रही है, और इंडिया और यूएस के बीच में ही ये मिलिट्री अग्रीमेंट्स प्रोवाइड करेगी। अब यहाँ पर क्या है, ये एक लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट है, मतलब कि जो भी अग्रीमेंट हो रहा है वो अब आपको मानना ही पड़ेगा। लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल अग्रीमेंट है जो कि अगर मान लो जैसे इंडिया और यूएस के बीच में हो रहा है, तो इंडिया ने अगर कोई क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन दी यूएस को, या फिर यूएस ने इंडिया को कोई क्लासिफाइड बहुत ही कॉन्फिडेंशियल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जो कि मिलिट्री इन्फॉर्मेशन है, तो उसको आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और बहुत ही कॉशियसली उसको हैंडल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वही उसी हैंडलिंग प्रोटेक्शन के जो टर्म्स हैं उसी के बारे में ये पूरा अग्रीमेंट था, जनरल सिक्योरिटी और मिलिट्री इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट, ठीक है। तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है मिलिट्री इंफॉर्मेशन का। तो ये एक अग्रीमेंट है कि जिसमें क्लासिफाइड मिलिट्री इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट किया जाता है, हैंडल किया जाता है, प्रोवाइडेड बाय जो जिसके भी बीच में हुआ। जैसे इंडिया यूएस है तो इंडिया ने यूएस को इन्फॉर्मेशन दिया है या यूएस ने इंडिया को इन्फॉर्मेशन दी है। 2002 में इन दोनों के बीच में साइन किया गया था, और कुछ स्पेसिफिक मेजर्स इसमें बताए जाते हैं कि एक सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए। अगर कोई क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन यूएस ने इंडिया के साथ शेयर किया है तो उसमें आपको कैसे उसको सेफगार्ड करके रखना है। न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट इसका ये है कि यूएस ने अपना डिफेंस कॉपरेशन अभी बांग्लादेश को भी एक्सटेंड किया है, और दोनों ही कंट्रीज़ ने एक 2 डिफेंस अग्रीमेंट साइन किए, जैसे कि जनरल सिक्योरिटी और मिलिट्री इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट और एक्विजिशन क्रॉस सर्विसेज अग्रीमेंट, ताकि सिक्योरिटी कॉपरेशन को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। नेक्स्ट टॉपिक है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट, तो ये लेमोआ, ठीक है, ऐसे आप इसको याद रखो। तो लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम अग्रीमेंट क्या है, लॉजिस्टिक्स का कुछ तो लॉजिस्टिक्स होंगे जिनको एक्सचेंज किया जा रहा है, ठीक है। ये भी इन्हीं एरियाज़ में आएंगे जो एरियाज़ हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो एक
ट्वीक्ड इंडिया स्पेसिफिक वर्जन है लॉजिस्टिक सपोर्ट अग्रीमेंट का, वन ऑफ द 3 फाउंडेशनल अग्रीमेंट्स है। ये दोनों ही कंट्रीज़ को एक्सेस देता है कि अपने जो डेजिग्नेटेड मिलिट्री फैसिलिटीज़ है उसको रीफ्यूलिंग के लिए और रिप्लेनिशमेंट के लिए आप और ज़्यादा उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप यूएस ट्रूप्स को बोल दो कि आप इंडिया में आके स्टेशन हो जाओ या फिर इंडिया में आ जाओ, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि यूएस ट्रूप्स जो हैं वो इंडिया में आके तैनात हो जाएंगी, वो चीज़ नहीं है। एक प्योरली लॉजिस्टिकल अग्रीमेंट है। ये अग्रीमेंट 4 एरियाज़ को कवर करेगा। एक तो पोर्ट कॉल्स, फिर जॉइंट एक्सरसाइजेज दोनों के बीच में, फिर ट्रेनिंग और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, एंड देन डिज़ास्टर रिलीफ। इन एरियाज़ में काम किया जाएगा, बट ये मतलब नहीं होगा कि यूएस ट्रूप्स आके इंडिया में बैठ जाएंगे। तो लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम अग्रीमेंट क्या है? सिर्फ लॉजिस्टिक्स का एक्सचेंज होगा, ओके। तो न्यूज़ कंटेक्स्ट इसका ये था कि जब इंडिया और यूएस ने ये लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम अग्रीमेंट साइन किया था, उसके 6 साल के बाद एक चेन्नई शिपयार्ड था, अगस्त 22 में वो कमेंस किया गया था। उसने पहला यूएस वॉरशिप के मेंटेनेंस का यहाँ पर स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो इसी वजह से ये न्यूज़ में था और वो टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इज़ कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम अग्रीमेंट। अगेन यहाँ पर कम्युनिकेशन की बात हो रही है और साथ में इंफॉर्मेशन का सिक्योरिटी के रिलेटेड बात हो रही है ना, कि इंफॉर्मेशन को कैसे सिक्योर किया जाए, कम्युनिकेशंस के बारे में बात हो रही है। तो आपको थोड़ा सा ना, जब भी टॉपिक आए कोई भी, वही चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि टॉपिक से रिलेटेड या उसके आसपास ही हम लोग ये चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है, कि इसी के आसपास होगा कुछ ना कुछ टॉपिक, तो आपको वो चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान में रख सकते हो। इंडिया यूएस ने सितंबर 2018 में कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन ऑन सिक्योरिटी मेमोरेंडम अग्रीमेंट साइन किया था ऑन द साइड लाइन्स ऑफ द इनॉग्रल 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग। तो यूएस और इंडिया का ये 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग हुआ था, तो उसी के रिगार्डिंग थी, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही ने ये 2+2 का फॉर्मेट जो है वो साइन किया था, अडॉप्ट किया था, और उसी के रिलेटेड है ये। तो ये कॉमकासा जो है, जो कि हमने अभी पढ़ा था, जो मैंने आपको बोला था कि ये बाकी हम आगे पढ़ेंगे, तो कॉमकासा के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। एक इंडिया स्पेसिफिक वर्जन है कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन ऑन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट। तो है क्या, इसमें इंडिया को ये अलाउ किया जाता है कि जो भी ऐसे स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट है, ठीक है, एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशंस के लिए, जैसे C-17 है, C-130 है, एंड P-81 एयरक्राफ्ट है, अपैक, चिनूक हेलीकॉप्टर्स, ये सारे जो मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स के लिए यूज़ किए जाएंगे या मिलिट्री पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाएंगे, तो उनका प्रोक्योरमेंट अलाउ करता है ये पर्टिकुलर अग्रीमेंट इंडिया को। तो इंडिया को ये बेसिकली, आप ये जो स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट है एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशंस के लिए, यूएस ओरिजिन मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स ये जितने भी हैं, इनको आप प्रोक्योर कर सकते हो। ये अग्रीमेंट 10 साल के लिए वैलिड है। तो ये सब चीज़ों का आपका अग्रीमेंट था ये बेसिकली। इससे क्या होगा कि इंडिया को हेल्प होगा चाइना का इंडियन ओशन मूव्स को बेटर ट्रैक करने के लिए, और टेरर को फाइट करने के लिए आपकी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज बहुत ज़रूरी है, कि अगर आपका इन्फॉर्मेशन आपको राइट टाइम पे मिलती है तो आप यू कैन फाइट टेरर। एंड देन न्यूज़ कंटेक्स्ट इसका यही है कि अग्रीमेंट जो है ये फंडामेंटल पैक्ट्स का पार्ट है, और रीसेंट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी इंडिया यूएस के बीच में, इसी वजह से ये पर्टिकुलर टॉपिक न्यूज़ में है। सॉफ्ट पावर इज़ कॉन्ट्ररी टू हार्ड पावर। तो क्या होता है कि अगर आप ज़ोर ज़बरदस्ती का यूज़ ना करके आप नेगोशिएट करो, कोऑप्ट करो, तो उसको सॉफ्ट पावर कहते हैं। क्या आप ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हो, बल्कि आप कोऑप्ट कर रहे हो या नेगोशिएट कर रहे हो, आराम से सोच समझ के डिप्लोमेटिकली अगर आप चीज़ों को रिजॉल्व करते हो, तो उसको सॉफ्ट पावर कहते हैं। ने के द्वारा ये कॉइन किया गया था टर्म सॉफ्ट पावर 1980s में, और ये कहता है कि एक कंट्री जब दूसरों को परसुएड कर लेती है अपनी मनवाने के लिए या अपनी करवाने के लिए परसुएड कर देती है, बिना किसी ज़ोर ज़बरदस्ती के या बिना कोई मिलिट्री या फोर्स यूज़ किए, तो उसको हम सॉफ्ट पावर कहते हैं। तो ने की ये एक बुक थी, बाउंड टू लीड द चेंजिंग नेचर ऑफ अमेरिकन पावर। ये आर्ग्यू करती है इसमें बुक में, ये बताया गया कि सॉफ्ट पावर जो है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है अचीव करनी देन हार्ड पावर, है ना, ऑब्वियसली। क्योंकि सॉफ्ट पावर क्या होता है, आप जब भी बातचीत से चीज़ें रिजॉल्व करते हो या बिना
फोर्स के या बिना ज़ोर ज़बरदस्ती के चीज़ें रिजॉल्व करना चाहते हो, तो उसमें क्या है, वो एक टाइम टेकिंग चीज़ होती है, उसमें एक धारणा भी बनानी पड़ती है और दिमाग लगाना पड़ता है, उसमें एक टाइम भी लगता है, और पर उसका जो रिजल्ट होता है ना वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। हार्ड पावर से क्या होता है, एक बारी में आपने फोर्स यूज़ करके किसी को चुप तो करा दिया, बट हो सकता है वो बंदा लॉन्ग टर्म में आपके लिए ग्रज लेके बैठे और आगे जाते जाते वो चीज़ आपको रिटेलिएट भी कर सकता है। बट सॉफ्ट पावर में अगर आप प्यार से मनाने की कोशिश करते हो किसी चीज़ को, तो वो धीरे धीरे करके ख़त्म ही हो जाती है। तो वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ज़रूर आता है, बट टाइम लगता है सॉफ्ट पावर में। और ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्यों है, दो रीज़न्स की वजह से। सबसे ज़्यादा बड़ा रीज़न ये है कि जितने भी इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं वो गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर हैं, और सॉफ्ट पावर जो है वो बेसिकली इनडायरेक्टली काम करता है एनवायरनमेंट शेप करने के लिए, पॉलिसीज़ में, और बहुत टाइम लग जाता है डिज़ायर्ड आउटकम्स को प्रोड्यूस करने के लिए। वही सेम चीज़ जो मैंने अभी आपको जस्ट बताई। तो ये बुक 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ सॉफ्ट पावर पे बात करता है। एक तो कल्चर है, पॉलिटिकल वैल्यूज़, पॉलिसीज़, ये 3 ब्रॉड कैटेगरीज है सॉफ्ट पावर की। न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट इसका यही है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी थी एक्सटर्नल अफेयर्स की, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, इंडिया सॉफ्ट पावर एंड कल्चरल डिप्लोमेसी प्रोस्पेक्ट्स एंड लिमिटेशन। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने सॉफ्ट पावर को डिफ़ाइन किया था कि एक ऐसी एबिलिटी जो कि दूसरों को अपनी अपील, अट्रैक्शन से बिना ज़ोर ज़बरदस्ती के अगर इन्फ्लुएंस कर ले, उसी को हम सॉफ्ट पावर कहते हैं। तो इसमें 4 लिमिटेशंस भी नोट की थी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, जो कि इंडिया की सॉफ्ट पावर और कल्चरल डिप्लोमेसी को दिखाती है। जैसे कि एक तो फाइनेंस का प्रॉब्लम रहता है इंडिया के पास, फिर कोऑर्डिनेशन है नहीं हमारा बहुत अच्छा अलग अलग इंस्टीट्यूशन से, फिर हमारे पास स्किल्ड मैन पावर की भी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, और जो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस का जो मैंडेट है उसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी भी नहीं है। तो ये कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमें सॉफ्ट पावर की ओर जाना पड़ता है, और वही सेम चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात की है। तो की ऑब्जर्वेशंस एंड रिकमेंडेशंस क्या हैं इस कमेटी के, कि एक तो आपको आईसीसीआर को रीस्ट्रक्चर करना चाहिए ताकि आपकी सॉफ्ट पावर जो है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, और एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड किया जाएगा रीस्ट्रक्चरिंग के लिए, जो कि कमेटी को 3 महीने के अंदर अंदर सबमिट किया जाएगा। फिर एक इंस्टीट्यूशनलाइज कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म इस्टेब्लिश किया जाएगा बिटवीन MEA एंड अदर लाइन मिनिस्ट्रीज, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। फिर वर्किंग ग्रुप होगा कल्चरल डिप्लोमेसी के लिए, एक योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, एक मैकेनिज्म फॉर्मुलेट किया जाएगा ताकि आप इंडियन डायस्पोरा से प्रोएक्टिवली इंटरेक्ट कर पाओ। टूरिज़्म प्रमोशन किया जाएगा, जिसमें अलग अलग प्रपोजल दिए गए हैं कि अलग अलग कैटेगरी ऑफ टूरिस्ट से फीडबैक लिया जाएगा और उसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, तो ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव कंट्री स्पेसिफिक अप्रोच लाई जाए। फिर DD इंडिया को पर और दोबारा फोकस किया जाएगा, उसको रीवैम्प किया जाएगा, स्ट्रक्चर उसका फंक्शनिंग वगैरह जो है ग्लोबल आउटरीच के लिए उसको थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा बनाया जाएगा। और आयुर्वेदा को एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन की तरह रिकॉग्नाइज करने के लिए कंसर्टेड एफर्ट्स लिए जाएंगे, और साथ में विदेश भवन हर एक स्टेट कैपिटल में बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए ओपन किए जाएंगे। नेक्स्ट है सॉफ्ट पावर वर्सेस हार्ड पावर। तो सॉफ्ट पावर तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, अब हार्ड पावर देख लेते हैं। पॉलिटिक्स में हार्ड पावर क्या होता है कि जब आप मिलिट्री या इकोनॉमिक मींस को का यूज़ करते हो ताकि आप किसी का बिहेवियर या इंटरेस्ट जो है पॉलिटिकल बॉडीज़ का वो इन्फ्लुएंस कर पाओ, तो उसको हार्ड पावर कहते हैं। मतलब आपने ज़ोर ज़बरदस्ती का यूज़ कर लिया। तो इस तरीके की जो पॉलिटिकल पावर होती है ये ज़्यादातर अग्रेसिव होती है, ज़ोर ज़बरदस्ती इसमें इन्वॉल्व होती है, और ये एकदम से ली जाती है, मतलब इमीडिएटली इफेक्टिव होती है। कि आपने मान लो आपके फ्रेंड ने आपको एक थप्पड़ मार दिया और आपने उसको पलट के 2 थप्पड़ मार दिए, ठीक है, तो आपने इमीडिएटली उस बंदे को चुप तो करा दिया, बट लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बाद में जाके हो सकता है आपका फ्रेंड आपके लिए रिवेंज प्लान करे, ठीक है, तो वो चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पर होता क्या है, जो एक ताकतवर बंदा होता है वो दूसरे वीक बंदे पे अपनी पावर यूज़ करके उसको चुप करा सकता है ना। तो यहाँ पर वही सेम चीज़ है कि जब एक पॉलिटिकल बॉडी अपने से थोड़ी सी कम मिलिट्री या इकोनॉमिक पावर वाली बॉडी को ज़ोर ज़बरदस्ती करके उसको चुप करा देती है, तो वो चीज़ हम इस तरीके की पॉलिटिकल पावर को हार्ड पावर कहते हैं। जोसेफ ने के अकॉर्डिंगली हार्ड पावर जो होता है कि जब आप एक इकोनॉमिक और मिलिट्री, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा टर्म बता देती हूँ, द एबिलिटी टू यूज़ द कैरेट एंड स्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक और मिलिट्री माइट टू मेक अदर्स फॉलो योर विल। मतलब कि आप ज़ोर ज़बरदस्ती यूज़ करके
सिंस आपके पास इकोनॉमिकली और मिलिट्रीली आप ज़्यादा पावरफुल हो, तो उस बेसिस पे अगर आप किसी को अपनी मन मर्जी का करवा लेते हो, उसी चीज़ को हम लोग हार्ड पावर कहते हैं। तो हार्ड पावर को यूज़ किया जाता है कि अगर आपको किसी की पॉलिटिकल हेजेमनी या बैलेंस ऑफ पावर को चेंज करना है, तो उस चीज़ के लिए हार्ड पावर को यूज़ किया जाता है। और ऑल्दो ये जो टर्म है हार्ड पावर, ये जनरली डिप्लोमेसी को रेफ़र करती है, बट ये एक फॉर्म ऑफ नेगोशिएशन को भी डिस्क्राइब कर सकती है जिसमें प्रेशर या थ्रेट्स को यूज़ किया जाता है। लिमिटेशंस क्या हैं हार्ड पावर के? देखो, हार्ड पावर जो है हमेशा ही इनइफेक्टिव रहेगी। जब कब रहेगी? जब एक डेडलॉक बन जाएगा दो नेशंस के बीच में, या फिर दोनों नेशंस का ही इक्वल स्टेटस है वर्ल्ड में। क्योंकि सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी कहाँ आती है? यहाँ भाई तुम्हारे पास भी पावर है, मेरे पास भी पावर है, तो अब दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि अगर दोनों ने एक दूसरे की पावर का यूज़ कर लिया, दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। तो इसीलिए हार्ड पावर का जो यूजेज है जनरली प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा देता है, ठीक है, क्योंकि ये रिजल्ट किस चीज़ में करता है? एन आई फॉर एन आई। तो हार्ड पावर जो है उसके लिए ज़्यादा रिसोर्सेज भी लगते हैं, फिनेंशियल कैपेसिटी भी ज़्यादा लगती है, और वीकर स्टेट के लिए ये काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वीकर स्टेट के पास तो पहले ही नहीं है ना चीज़ें, तो ऑलरेडी दबी जाएंगी। तो सॉफ्ट पावर इसके सोल्यूशन जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, और हार्ड पावर के सोल्यूशन जो है इमीडिएट इफेक्ट तो लाते हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छे सोल्यूशन नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर हार्ड पावर सॉफ्ट पावर के बीच का डिफरेंस बताया गया, ये आप पढ़ सकते हो। न्यूज़ कंटेक्स्ट इसका ये है कि आईसीसीआर चीफ ने बोला था कि सॉफ्ट पावर की इंपॉर्टेंस जो है वो ग्लोबली काफ़ी इंक्रीज़ हो रही है, इस वजह से न्यूज़ में था। द हिंदू की न्यूज़ है, ये आप पढ़ सकते हो। अच्छा, आप यहाँ पर भी क्लिक कर लोगे ना अपनी पीडीएफ में, तो आपको मिल जाएगा। अब है स्मार्ट पावर। तो इंटरनेशनल रिलेशन में जो टर्म है स्मार्ट पावर, इसका मतलब होता है कि जब आप हार्ड पावर को सॉफ्ट पावर की स्ट्रैटेजीज को कंबाइन कर देते हो, तो उसको हम कहते हैं स्मार्ट पावर। हार्ड पावर प्लस सॉफ्ट पावर इक्वल टू स्मार्ट पावर। तो सुजैन नोजेल हैं जिन्होंने ये टर्म निकाली थी इन हिज आर्टिकल। फॉरेन अफेयर्स का एक आर्टिकल था जिसमें उनका ये जो आर्टिकल था उसका नाम था स्मार्ट पावर रिक्लेमिंग लिबरल इंटरनेशनलिज्म 2004 में। तो इसको कैसे डिफ़ाइन किया जाता है? इट इज़ डिफाइंड बाय सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़। तो एक ऐसी अप्रोच है जिसमें एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर का इम्पोर्टेंस तो माना जाता ही है, और ये कहती है कि एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री ज़रूरी तो है ही, बट साथ ही साथ ये अलाइंसेस में, पार्टनरशिप्स में और इंस्टीट्यूशंस में हर एक लेवल पे, कि ताकि अपना इन्फ्लुएंस और बढ़ाया जा सके, उसमें भी इन्वेस्ट करता है। कि अलाइंसेस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, पार्टनरशिप्स और इंस्टीट्यूशंस वगैरह इन सब में भी इन्वेस्ट किया जाना ज़रूरी है, और साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री भी होनी ज़रूरी है, ताकि किसी एक बंदे का इन्फ्लुएंस बना रहे, एक्सपैंड हो, और एक लेजिटिमेसी हमारी इस्टेब्लिश हो जाए अपने एक्शंस पर। तो ये सब चीज़ों के बारे में बात करता है। अकॉर्डिंग टू चेस्टर ए क्रॉकर, ये कहते हैं कि स्मार्ट पावर जो है वो बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व करता है, जैसे कि आपको डिप्लोमेसी किस तरीके से यूज़ करनी है, तो स्ट्रैटेजिक यूज़ ऑफ डिप्लोमेसी होती है, पर्सुएशन आता है उसमें, कैपेसिटी बिल्डिंग आती है, और प्रोजेक्शन ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस। इस तरीके से आपको पावर और इन्फ्लुएंस को प्रोजेक्ट करना होता है जो कि कॉस्ट इफेक्टिव भी है और जिसका पॉलिटिकल सोशल लेजिटिमेसी भी हो। तो ये है एसेंशियली दी एंगेजमेंट ऑफ बोथ मिलिट्री फोर्स एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ डिप्लोमेसी। दोनों ही चीज़ें आ गई ना यहाँ पर। आपने मिलिट्री फोर्स को भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग किया और उसका भी इम्पोर्टेंस बनाए रखा, साथ ही साथ आपने डिप्लोमेसी के सारे फॉर्म्स भी अडॉप्ट किए। तो इसमें क्या है, आपने जब दोनों का अमेलगमेशन कर लिया तो ये बनती है आपकी स्मार्ट पावर। स्मार्ट एक्ट किया आपने यहाँ पर, दोनों ही चीज़ों का अमेलगमेशन कर लिया। न्यूज़ कंटेक्स्ट इसका ये है कि इंडिया ने अब खुद को एक स्मार्ट पावर की तरह सॉलिडिफाई किया है, इस वजह से ये पर्टिकुलर टॉपिक न्यूज़ में था। इंडिया की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी ये टॉपिक है न्यूज़ में। तो इसमें क्या है, सॉफ्ट पावर पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में एक क्रूशल कंपोनेंट होता था फॉरेन पॉलिसी का, और इंडिया ने अपना रिच ट्रेडिशन और हेरिटेज जो है इसको एक्सरसाइज करने के लिए ही ड्रॉ किया था। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जो स्कीम है ग्लोबल एंगेजमेंट और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए, क्या है कि इंडिया का कल्चरल जो एस्पेक्ट है वो और ज़्यादा अब्रॉड भी प्रमोट किया जाए, तो इंडियन कल्चरल अब्रॉड में प्रमोट किया जाए, और साथ ही साथ फॉरेन कंट्रीज़ के जो बॉन्ड्स हैं इंडिया के साथ और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने पर काम किया जाए। बायलैटरल कल्चरल कॉन्टैक्ट्स को प्रमोट किया जाए। इंडिया का जो कल्चरल इमेज है वो बाहर के देश में भी और अच्छा प्रोजेक्ट किया जाए। और इंडिया को बेसिकली कल्चरल वे में एक स्ट्रेंथन करने के ऊपर बात हुई है कि इंडिया का जो कल्चर का एस्पेक्ट है, कल्चरल एस्पेक्ट को लेकर के और बेस बना के, एक फाउंडेशन बना के आप
उसको प्रमोट करो, अब्रॉड में भी, फॉरेन में, हर जगह। और साथ ही साथ इससे क्या होगा, एक इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि इनबाउंड टूरिज़्म भी इसके साथ प्रमोट होगा, तो उस पर भी आपको काम करना है। असेट्स क्या हैं इंडिया की सॉफ्ट पावर के? एक तो इंडियन सिनेमा, डांस, म्यूज़िक, इनका अवेलेबिलिटी और अप्रिसिएशन। फिर दूसरा है आर्ट्स, फैशन, हैंडीक्राफ्ट्स, लिटरेरी वर्क्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, टूरिज़्म, ये सब चीज़ें, इंडियन गैस्ट्रोनॉमी, देन स्पोर्ट्स, रिलीजन, कल्चर, स्पिरिचुअलिज्म, बुद्धिज़्म, सूफिज़्म, योगा, ये सब चीज़ें बांधती है ना इंडिया को, और साथ ही साथ दूसरे बाहर के लोगों को भी अट्रैक्ट करती है इंडिया में। फिर वाइड स्प्रेड इंडियन डायस्पोरा, आयुर्वेदा, मेडिसिन, साइंस। फिर बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिसको हमें प्रमोट किया गया है और लिए गए हैं ताकि हम इंडिया को और ज़्यादा प्रमोट करें और आगे की तरफ बढ़ाएं। इंडिया की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं? सबसे पहले कल्चर प्रमोट करने के लिए स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल कल्चरल रिलेशंस। इसके दो कंपोनेंट्स हैं। एक तो है इंडिया के जितने भी फेस्टिवल हैं, फेस्टिवल ऑफ इंडिया, और ग्रांट एंड एड टू इंडो फॉरेन फ्रेंडशिप कल्चरल सोसाइटीज़, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स इंडिया और बाकी सारी कंट्रीज़ के बीच में, ये सब चीज़ें ली जाती हैं। तो मेनली क्या फोकस किया? कल्चर कल्चर कल्चर, इन्हीं सब चीज़ों पर फोकस हो रहा है ना। कल्चर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ऑलमोस्ट सारी वो रिच हेरिटेज की चीज़ें और सारी जो रिच कल्चरल वैल्यूज़ है वो यहाँ पर दिखाई गई हैं। फिर इंडियन डायस्पोरा के साथ अपनी एंगेजमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए क्या स्टेप्स लिए गए थे? जैसे प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेशन किया गया, कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए जैसे कि नो इंडिया इनिशिएटिव, ताकि जो ऐसे लोग हैं जो कि इंडिया के ओरिजिन हैं उनको अपनी रूट से और फेमिलियराइज किया जाए। तो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन यूथ्स, इनको अपनी रूट से फेमिलियराइज करने के लिए ये नो इंडिया इनिशिएटिव निकाला गया था। फिर बूस्टिंग टूरिज़्म के लिए इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन लाया गया था, जिसमें बुद्धिज़्म पिलग्रिमेज सर्किट्स को फैसिलिटेट किया गया, स्पॉन्सर किया गया कुछ रिलीजियस रेनोवेशंस को चाइना में, म्यांमार में। तो इससे क्या होता है कि आप टूरिज़्म को बूस्ट कर रहे हो। फिर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है जिसमें गुडविल एक्सचेंज विजिट्स की गई थी, स्पोर्ट्स और यूथ एक्सचेंज किया गया, मीडिया सिनेमा को स्प्रेड किया गया, जैसे कि डीडी न्यूज़ को का रीओरिएंटेशन एज इंग्लिश न्यूज़ चैनल, और बहुत सारे फॉरेन ब्रॉडकास्टर्स हैं उनके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए। फिर एजुकेशन और नॉलेज शेयरिंग के लाइंस पे भी हमने GSAT-9 लॉन्च किया, जिसको साउथ एशिया सैटेलाइट भी कहते हैं, जिसका काम होता है कि साउथ एशियन कंट्रीज़ को स्पेस इनेबल सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। फिर आयुर्वेदा, योगा और मेडिसिन की लाइंस में भी हमने काफ़ी तरक्की की है। नमस्ते डिप्लोमेसी, मेडिकल डिप्लोमेसी ऑफ इंडिया, और इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेरेशन ऑफ UN जनरल असेंबली। फिर आयुष का प्रमोशन किया WHO के साथ। तो ये सब चीज़ें हमने एज सॉफ्ट पावर खुद को दिखाते हुए की थी। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ICCR, सिंस अभी हमने पढ़ा, और इसके पहले वाले टॉपिक में भी हमने पढ़ा कि ICCR चीफ ने क्या कहा था, तो ICCR आपका एक टॉपिक बन जाता है। सिंस काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, एक टॉपिक है, पढ़ना है। ICCR एक ऑटोनॉमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इसका मैंडेट है कि जितने भी इंडिया के एक्सटर्नल कल्चरल रिलेशंस हैं उसके रिलेटेड जो भी पॉलिसी रहेंगी या प्रोग्राम्स रहेंगे उनका फॉर्मुलेशन करना और इम्प्लीमेंटेशन करना, इन सब चीज़ों में एंगेज करने का काम है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस का। 9 अप्रैल 1950 में फाउंड की गई थी बाय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है। ICCR के हेडक्वार्टर्स कहाँ है ये आप देख सकते हो। ये चीज़ें जो है वो आपके, अगर आप कोई PCS का एग्ज़ाम दे रहे हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर UPSC पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पर क्या है, इंडिया के जितने भी ग्लोबल कल्चरल रिलेशंस हैं उसमें ये इन्वॉल्व रहती है, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स करती रहती है अलग अलग कंट्रीज़ के साथ, उनके लोगों के साथ। तो उसका इसमें ICCR का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, और ICCR फिनेंशियली भी बहुत सारे कल्चरल इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करती है और इंडिविजुअल परफॉर्मर्स को भी स्पॉन्सर करती है, जैसे कि डांस में, म्यूज़िक में, फोटोग्राफी, थिएटर, विजुअल आर्ट्स में भी लोगों को स्पॉन्सर करके प्रमोट किया जाता है, उनको और आगे पुश किया जाता है। और जवाहरलाल नेहरू अवार्ड को ये एडमिनिस्टर करती है फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1965 में इस्टेब्लिश किया गया था। लास्ट अवार्ड इसका 2009 में दिया गया। अगेन दिस इज़ फॉर PCS अगर कोई दे रहा है तो। न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट इसका ये है कि बेलीगढ़ तानपुरा, जो कि जितने भी ये तानपुरा बनाते हैं लोग, उनको ICCR से कुछ सपोर्ट मिला है। तो यहाँ पर क्या है, क्लासिकल इंडियन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है तानपुरा। अगर इफ़
ओके, तो ये न्यूज़ आई थी पर्टिकुलर कि तानपुरा जो बनाते हैं उनको सपोर्ट मिला था आईसीसीआर से। तो ये आप देख रहे हो पिक्चर में जो ये दिखाया गया इंस्ट्रूमेंट, ये तानपुरा है। तो इसी आर्टिकल से ये न्यूज़ ली गई है, द हिंदू में आई थी ये न्यूज़। ओके, तो ये आपके टॉपिक्स थे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2022।